नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा पिछले कुछ दिनों में कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के बयान को लेकर अब बीजेपी असहज हो गई है और साथ ही एनडीए के घटक दोनों ने भी कहा है कि ऐसे बयान गठबंधन के लिए अच्छे नहीं है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में दुनिया के 13 नेताओं, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शामिल थे, उसमें अप्रूवल रेटिंग में सबसे ऊपर स्थान दिया गया, तो बिहार में बीजेपी ने नीतीश के पीएम मटेरियल का जवाब उसी के अंदाज में दे दिया है। बीजेपी नेता अरविंद कुमार सिंह ने विश्व के 13 नेताओं की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे टॉप का स्थान मिलने को लेकर इशारों में जनता दल यूनाइटेड पर तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मटेरियल पूरी दुनिया में कोई नहीं है। बीजेपी नेता अरविंद कुमार ने कहा है कि पूरी दुनिया में कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा पीएम मटेरियल नहीं है। पूरे देशवासियों के लिए ये गौरव का विषय है और हम गर्व है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूरदर्शी नेता नहीं है जो हमारे देश के पास है। वहीं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव को सामने देखकर अब कांग्रेस, सपा, बसपा और रालोद जैसे दलों के चेहरे सूख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि वो टिकैत की किसान महापंचायत के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। ये बातें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कही हैं। उन्होंने कहा है कि राकेश टिकैत के आंदोलन में असली किसान नहीं बल्कि केवल भाजपा विरोधी दलों के जमीन से कटे कार्यकर्ता हैं। साथ ही सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि किसान महापंचायत फ्लॉप रही है, इसलिए राहुल गांधी ने भ्रम फैलाने के लिए पुरानी फोटो ही डाल दी। ऐसे में कांग्रेस के राज में यूरिया के लिए किसानों को लाठी गोली खाना पड़ती है। ऐसे में जबकि एनडीए सरकार ने नीम लेपित यूरिया बाजार में लाकर इसकी किल्लत को दूर कर दिया है। ऐसे में डीएपी पर हमारी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर अब 1200 रुपए प्रति बोरी कर किसानों को महंगाई से बड़ी राहत दी है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसके पहले भी सुशील कुमार मोदी मौजूदा केंद्र की सरकार की ओर से किसानों को दिए गए लाभ को लेकर चर्चा करते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ तारीफ भी करते रहे। इसी बीच सोमवार को एक तरफ जहां उन्होंने किसानों के खाते में भेजी गई राशि की चर्चा की, बल्कि इसके साथ ही यूपी महापंचायत को लेकर राकेश टिकैत और अन्य विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और विधायक तेज प्रताप यादव ने छात्र जनशक्ति परिषद नाम की सामाजिक संस्था के गठन का ऐलान कर दिया था। साथ ही सियासी गलियारों में अब तेज प्रताप के इस कदम को लेकर जगदानंद के लिए सीधी चुनौती के रूप में इसे देखा जा रहा है। जानकार ये मानते हैं कि तेज प्रताप ने ऐसा करके एक बार फिर से संकेत दे दिए हैं कि वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ आर पार की लड़ाई में मूड में हैं। ऐसे में जगदानंद सिंह ने कुछ ही दिन पहले छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और तेज प्रताप यादव के बेहद ही करीबी आकाश यादव को उनके पद से हटा दिया था। ये गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर तेज प्रताप छात्र आरजेडी के संरक्षक थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी एक नहीं चली और जगदानंद सिंह ने छात्र इकाई के प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। माना यह जा रहा है कि इसके जवाब में तेज प्रताप ने छात्र जनशक्ति परिषद नाम के एक सामाजिक संगठन का गठन कर दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी जैसे मूलभूत मुद्दों को उठाना है। इसी बीच आपको बताते चलें कि परिषद के गठन का ऐलान करते हुए तेज प्रताप ने यह भी कहा था कि यह आरजेडी को और मजबूत करने का काम करेगा। पार्टी में पहले से ही छात्र आरजेडी अस्तित्व में है और ऐसे में एक और छात्र संगठन का गठन साफ तौर पर इशारा करता है कि तेज प्रताप पार्टी में अपनी हैसियत बढ़ाने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ ही जगदानंद सिंह को भी एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है उनकी ओर से कि तेज प्रताप ने कहा कि छात्र जनशक्ति परिषद को हमने राष्ट्रीय जनता दल का एक हिस्सा बनाने का काम किया है। इस संगठन के जरिए हम छात्रों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि छात्र आरजेडी अलग तरीके से चल रही है और यह संगठन अपने तरीके से ही चलेगा। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मेरा ये संगठन पार्टी के लिए बैकबोन की तरह काम करेगा।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के नाम पर अब अलॉट दिल्ली स्थित 12 जनपद के बंगले को खाली करने के मूड में चिराग नहीं दिख रहे। चिराग ने 12 जनपद के इस बंगले में पिता रामविलास पासवान की मूर्ति ही लगवा दी है। चिराग के इस कदम के बाद अब दिल्ली से पटना तक उनकी मंशा की चर्चा शुरू हो गई। ऐसे में स्वर्गीय रामविलास पासवान के नाम पर आवंटित किए गए इस बंगले को अब केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया था। ऐसे में रामविलास पासवान देश के ऐसे नेता रहे हैं जो कि 1990 के दशक से केंद्र में बनने वाली लगभग सभी सरकारों में मंत्री रहे हैं। इसी वजह से करीब 30 साल से ये बंगला उन्हीं के नाम पर अलॉट किया गया। ऐसे में पिछले साल ही केंद्रीय मंत्री रहते हुए रामविलास पासवान का निधन हो गया था, जिसके बाद ये बंगला केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आवंटित कर दिया गया। लेकिन फिलहाल इस बंगले में चिराग पासवान अपनी माताजी के साथ रहते हैं। चिराग पासवान को नोटिस भेजकर जब ये बंगला खाली करने के लिए कहा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद उनका मूड कुछ और ही नजर आ रहा है। नोटिस मिलने के बाद भी चिराग पासवान ने जवाब देने के बजाय इस बंगले में रामविलास पासवान की मूर्ति ही लगवा दी। ऐसे में चिराग को नोटिस मिले हुए 20 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है। वहीं बिहार में कोरोना के नए केसों की संख्या में कमी आने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिनों से हर सोमवार को जनता दरबार लगा रहे हैं। लोग यहां समस्या लेकर तो पहुंचते हैं, जिसका मुख्यमंत्री समाधान करते हैं। अब इसी कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ढकोसला बताकर नीतीश कुमार पर जमकर आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूर्व जिला परिषद के हत्या के नामजद आरोपी जेडीयू एमएलए रिंकू सिंह पर 7 महीने में कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएम के निर्देश पर पुलिस ने उसे बचाया, बल्कि पूर्व जिला पार्षद की पत्नी सीएम के जनता दरबार में भी पहुंची। सीएम से याचिका लगाई और फिर उसी पुलिस के पास सीएम ने उसे भेज दिया। क्रोनोलॉजी समझिए। बता दें कि बीते सोमवार को जनता दरबार में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से आई हुई एक महिला कुमुद वर्मा ने अपने पति की हत्या के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। कुमुद वर्मा ने कहा कि उसके पति की हत्या जेडीयू के विधायक रिंकू सिंह ने करवा दी। प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। महिला की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले पर डीजीपी के पास महिला को भेज दिया है। रुक करेंगे बिहार की अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बिहार में अब आतंकवादियों और नक्सलियों से लोहा लेने के लिए बिहार पुलिस ने एक विशेष महिला कमांडो का दस्ता तैयार कर लिया है, जो कि अपने तरीके से देश का पहला महिला कमांडो दस्ता है। प्रदेश में अब तक आतंकवादी और नक्सलियों से लड़ाई में केवल पुरुष कमांडो और पुलिस बल ही मौजूद रहे थे, मगर महाराष्ट्र में चल रही ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद जल्द ही बिहार में महिला कमांडो दस्ता तैयार होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक महिला कमांडो दस्ते की जबरदस्त ट्रेनिंग इस वक्त महाराष्ट्र के मुदखेड़ में स्थित सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर ऑफ सीआरपीएफ में चल रही है और बताया जा रहा है कि जल्द ही ये कमांडो दस्ता बिहार लौटेगा और इसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। सूत्रों की माने तो आतंकवादियों और नक्सलियों से मुकाबला करने के साथ ही इन्हें वीवीआईपी सुरक्षा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा शामिल होगी और स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप शामिल है। साथ ही आतंकवादी और नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए इन्हें आतंक विरोधी दस्ते और स्पेशल टास्क फोर्स में भी शामिल किया जाएगा। और बिहार के कई जिलों में वायरल फीवर का कहर अभी भी लगातार जारी है। बच्चों समेत बड़ों को भी अब बुखार की चपेट में आते हुए देखा जा सकता है। उल्टी, दस्त के साथ साथ तेज बुखार जैसी परेशानियों से लोग ग्रसित हैं और वहीं कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। प्रदेश के सारण जिले में वायरल बुखार से 2 बच्चों समेत कुल 3 लोगों की मौत की सूचना सामने आई है। इसी बीच बाढ़ की विभीषिका झेल रहे जिले में वायरल बुखार के कारण हो रही मौत से लोगों में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार जिले के सिरसा खेमकरन दलित बस्ती में वायरल बुखार से बीते 3 दिनों में 3 लोगों के मरने की मौत की खबर आई है। ऐसे में जिले के अलग अलग जगहों पर 400 से भी अधिक बच्चे वायरल फीवर से पीड़ित पाए जा रहे हैं। मृतकों में गांव निवासी रामचंद्र राम की बेटी लक्ष्मी कुमारी, बहाल राम की बेटी नंदिनी कुमारी और नारायणपुर गांव निवासी भीम राम का बेटा विकास शामिल है। घटना के बाद ग्रामीण काफी दहशत में इस वक्त नजर आ रहे हैं। साथ ही सबसे बुरी स्थिति
अमड़ौर प्रखंड की है, जहां पर सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी का गृह प्रखंड है, जहां बच्चों की मौत का कारण वायरल बुखार बताया जा रहा है। साथ ही दलित बस्ती में 18 बच्चे बुखार से पीड़ित हैं और अलग अलग निजी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार बीते एक हफ्ते के अंदर बच्चे बुखार की चपेट में आ रहे हैं और हर एक घर में 2-2 और 3-3 बच्चे इस बुखार से पीड़ित हैं। इस बीच ग्रामीणों की माने तो बच्चों की मौत के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को घटना की सूचना भी दे दी गई है। खबर छपरा से है, जहां बिहार के छपरा में अवैध तरीके से बालू का धंधा करने वाले माफिया इससे बाज नहीं आ रहे। सोमवार की रात को छपरा में बालू माफिया पर कार्रवाई करने के लिए गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। इस घटना में गरका थाना अध्यक्ष अमृतेश कुमार और चालक जावेद अख्तर समेत कुल 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई है। आनन फानन में सभी को छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि गरका थाना क्षेत्र में दल बल के साथ बालू माफियाओं की ओर से किए जा रहे गोरख धंधे पर रोक लगाने के लिए और उनकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी करने के लिए अवतार नगर के आमी गांव में गए थे और इसी दौरान बालू माफियाओं ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया है। हमले में थाना अध्यक्ष बुरी तरह से जख्मी हो गए और उनके साथ चालक और अन्य पुलिसकर्मी भी काफी जख्मी हो गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस के आला अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। तो वहीं अगर बात की जाए पुलिसकर्मियों की, तो जो घायल पुलिसकर्मी हैं और गोरखधाना के पदस्थित एसआई चंदेश्वर यादव हैं, उन्होंने बताया कि रात में पुलिस अवतार नगर थाना क्षेत्र के आमी गांव के पास छापेमारी करने पहुंची थी। इसी के साथ ही कई अन्य थानों की पुलिस भी थी। ऐसे में इस दौरान बालू माफियाओं द्वारा नेशनल हाईवे पर बालू का धंधा किया जा रहा था। जैसे ही बालू माफियाओं को जानकारी मिली, उन लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों पर पत्थर और डंडे बरसाए जाने लगे। इसी बीच थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मी बुरी तरह से जख्मी हो गए। खबर बिहार के सिवान की है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मांझवा गांव में एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। उसके पिता गंगा सागर ने दहेज नहीं दिए जाने को लेकर ससुराल वालों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। बेटी के ससुराल पहुंचने के बाद परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और वहीं इस घटना के बाद मौके से ससुराल पक्ष के लोग फरार बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में अब तक पुलिस जांच में जुट चुकी है और घटना के संबंध में यह बताया जा रहा है कि मांझवा गांव के रहने वाले धनंजय यादव पेशे से एक कोचिंग संचालक और शिक्षक हैं। मेहरवा थाना क्षेत्र के फरछुआ गांव के रहने वाले गंगा सागर ने अपनी बेटी की शादी मई 2021 को धूमधाम से धनंजय यादव के साथ की थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनका दामाद और ससुराल के अन्य लोग पैसों की मांग करने लगे थे। पैसे नहीं देने पर उनकी बेटी के साथ हमेशा मारपीट किए जाने लगी। मृतका के पिता ने बताया कि बीते सोमवार को देर शाम मांझवा गांव से उनके एक जानने वाले ने फोन पर इसकी सूचना दी। बताया गया कि उनकी बेटी के पति और ससुराल के लोगों ने उसकी पीट कर हत्या कर दी है और शव को जलाने के लिए ले जा रहे हैं। इतना सुनते ही वो सभी बेटी के ससुराल पहुंच गए और इस पूरे मामले की तहरीर पुलिस को दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां जिले के अमरपुर शुभगंज मुख्य सड़क मार्ग पर सोमवार की शाम को बाजा मोड़ के पास ही सड़क हादसे में अमरपुर प्रखंड की भरको पंचायत के मुखिया प्रवीण झा की मौत हो गई है। घटना के बाद देर शाम को मुखिया के परिजनों को और समर्थकों ने आरोपियों के घर का घेराव कर लिया और इसके बाद ईंट पत्थर चलाने लगे। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने उग्र लोगों को शांत कराया। साथ ही मुखिया प्रवीण झा अपनी बाइक से भरको की ओर से बाजा गांव जा रहे थे, जिस दौरान बाजा मोड़ से कुछ ही दूरी पर पीछे से आ रही एक बोलेरो ने उन्हें धक्का मार दिया। जख्मी होकर मुखिया बाइक को लेकर गिर पड़े। ऐसे में टक्कर इतनी जबरदस्त बताई जा रही है कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। बोलेरो चालक वाहन के पीछे दोबारा मुखिया को धक्का मार दिया गया और ऐसे में बाजा गांव से आगे बढ़ते ही सिमरा पुल के पास बोलेरो की स्टीयरिंग फेल हो गई और इसके बीच हालांकि फरार होने के बाद जो आरोपी है वो फरार हो गया और इसके बाद हादसे में घटनास्थल पर ही मुखिया प्रवीण झा की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई और घटना की सूचना मिलते ही हजारों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई और आक्रोशित ग्रामीणों ने बाजा मोड़ पर इंग्लिश मोड़ शुभगंज मुख्य सड़क मार्ग को जाम कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बांका एसडीपीओ ने हत्या के मामले में शामिल लोगों की अविलंब गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया है। साथ ही करीब 4 घंटे बाद
अधिकारियों के आश्वासन पर आक्रोशित लोगों ने सड़क से जाम हटाया। थाना अध्यक्ष मोहम्मद सफदर अली ने बताया है कि शव को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और उसके बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। साथ ही पूरे मामले में जांच चल रही है। और पुलिस लाइन के डीएसपी संजीव कांत के नेतृत्व में मंगलवार को एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। उसकी पहचान भागलपुर के लोदीपुर थाने क्षेत्र के खोटाहा गांव निवासी गुलाब चंद्र यादव के पुत्र सुबोध कुमार के रूप में की गई है। वो पिछले महीने अगस्त में ही ज्वाइनिंग करने पहुंचा था और किसी ने उसके बारे में यह सूचना दी थी, जिसके बाद वो अंदर ही अंदर इसकी जांच की जा रही थी। जांच और पुख्ता सबूत होने के बाद मंगलवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि सुबोध कुमार ने अपनी जगह पर किसी और व्यक्ति को बैठाकर परीक्षा दिलवाई थी। एग्जाम दिलवाने के बाद छपरा में उस फर्जी व्यक्ति की ट्रेनिंग भी की गई। उसके बाद 2020 में उसने सिवान पुलिस लाइन में ज्वाइन भी कर लिया और ज्वाइनिंग के 10 दिन के बाद वो छुट्टी पर चला गया। करीब 1 साल के बाद अब पहले वाले व्यक्ति की जगह सुबोध ज्वाइन करने के लिए पिछले महीने अगस्त में सिवान पुलिस लाइन आया था और उसके ज्वाइन करने के बाद ही किसी ने इसकी सूचना सिवान के एसपी अभिनव कुमार को दे दी। बताया जा रहा है कि सुबोध कुमार ने गलत तरीके से पुलिस में अपना योगदान दिया है और इसी के बाद पुलिस लाइन डीएसपी संजीव कांत के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया और इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। साथ ही जांच में पता चला कि संजीव कांत ने आरोपी के ज्वाइनिंग के वक्त दिए गए डॉक्यूमेंट्स और सिपाही भर्ती के लिए जरूरी शारीरिक दक्षता के मापदंड की जांच की है। इस दौरान शारीरिक जो दक्षता है उसमें कमी और आरोपी सुबोध कुमार के चेहरे और हस्ताक्षर और दिए गए कागजात में भी अंतर पाया गया। और बिहार में मधुबनी जिले में मंगलवार सुबह को तेज रफ्तार कार से कम 6 लोगों को कुचल दिया है, जिससे सभी लोग घायल हो गए। और इसके बाद दरभंगा का एक डॉक्टर, उनका बेटा नशे की हालत में ये कार चला रहा था। बता दें आपको, जांच में सामने आया कि आरोपी की पहचान डीएन झा के बेटे अमित कुमार झा के रूप में हुई है। स्थानीय लोग अमित को पकड़ने और उसे मधुबनी पुलिस को सौंपने में कामयाब भी रहे। ऐसे में पुलिस को सौंपने से पहले लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। जांच के दौरान पता चला कि अमित और उसका ड्राइवर सोमवार को नेपाल गए थे और दोनों ने इंद्रवा नामक स्थान पर शराब का सेवन किया। क्योंकि ड्राइवर भारी नशे में था और अमित ने शराब के नशे में होने के बावजूद कार खुद चलाने का फैसला किया, जबकि ड्राइवर पीछे की सीट पर बैठा था। जब दोनों भेलवा चौक पहुंचे तो अमित ने अचानक वाहन से नियंत्रण खो दिया और सड़क किनारे सो रहे 6 लोगों को कुचल दिया है। पीड़ितों में से एक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, तो वहीं पिछली सीट पर बैठा अमित का ड्राइवर स्थानीय लोगों के वहां जमा होने के पहले ही मौके से भागने में सफल रहा। बताया जा रहा है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने तक उन्होंने अमित को काबू कर लिया था और उसे बंदी बनाकर रखा हुआ था। और देश में अभी कोरोना वायरस से लोग जूझ रहे हैं। देश में कोरोना के 3rd वेरिएंट का खतरा भी सता रहा है, लेकिन इस सब के बीच और वायरस ने देश में दस्तक दे दी है। बता दें कि और वो है निपाह वायरस, जो कि काफी संख्या में इसके मामले निकलकर अब सामने आने लगे हैं। लेकिन आखिर ये वायरस है क्या और इससे कैसे बचा जाए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से पहले से ही जूझ रहे केरल में रविवार को स्वास्थ्य विभाग को उस समय तगड़ा झटका लगा जब कोझिकोड में 12 साल के एक लड़के की मौत निपाह वायरस से संक्रमित पाए जाने की बात हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार 2 और लोगों में निपाह वायरस से संक्रमण के लक्षण स्पष्ट हो चुके हैं। इस बार जैसे केरल में निपाह संक्रमण के मामले की पुष्टि हुई, केंद्र सरकार के नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की एक टीम राज्य के स्वास्थ्य विभाग को तकनीकी सहयोग मुहैया कराने के लिए फौरन रवाना कर दी गई। हालांकि राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार हालात नियंत्रण में देखे जा सकते हैं और प्रशासन प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन भी कर रहा है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ने बताया है कि बच्चे के साथ संपर्क में आए 188 लोगों में से 20 ज्यादा जोखिम वाली स्थिति में पाए जा चुके हैं।
जिन 2 लोगों में संक्रमण के लक्षण दिखाई दिए हैं वे इन्हीं 20 लोगों में से शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि चिंता करने की हालांकि कोई बात तो नहीं है। स्वास्थ्य विभाग हालातों पर करीबी से नजर बनाए हुए है, लेकिन ये वायरस है क्या और कैसे फैलता है, कैसे ये इतना खतरनाक माना जा रहा है कि जानलेवा हो जाता है, तो आपको बताते चलें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस तेजी से उभरता वायरस है जो जानवरों और इंसानों में गंभीर बीमारी को जन्म देता है। एनआईवी के बारे में सबसे पहले 1998 में मलेशिया के कंपंग सुगाई निपाह से पता चला था। वहीं से इस वायरस को ये नाम भी मिला था। उस वक्त इस बीमारी के वाहक सुअर बनते थे, लेकिन इसके बाद जहां जहां एनआईवी के बारे में पता चला, इस वायरस को लाने ले जाने वाले कोई माध्यम नहीं था। साल 2004 में बांग्लादेश में कुछ लोग इस वायरस की चपेट में आते हुए भी देखे गए थे। इन लोगों ने खजूर के पेड़ से निकलने वाले तरल को चखा था और इस तरल तक वायरस को लेने जाने वाली चमगादड़ ही थी जिन्हें फ्रूट बैट कहा जाता है। इसके अलावा इस वायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने की पुष्टि भी हुई है और ये भारत के अस्पतालों में ही पैदा हुआ। इंसानों में एनआईवी इन्फेक्शन से सांस लेने से जुड़ी बीमारी हो सकती है या फिर जानलेवा इंफ्लेटाइटिस भी अपनी चपेट में इसे ले सकता है। इंसानों या जानवरों को इस बीमारी को दूर करने के लिए अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं बन सका है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक निपाह वायरस का इन्फेक्शन इंफ्लेटाइटिस से जुड़ा है, जिसमें दिमाग को नुकसान होता है। 5 से 14 दिन तक इसकी चपेट में आने के बाद ये वायरस 3 से 14 दिन तक तेज बुखार और सिर दर्द की वजह भी आगे जाके बन सकता है। ये लक्षण 24 से 48 घंटों में मरीज को कोमा में पहुंचा सकते हैं। इन्फेक्शन के शुरुआती दौर में सांस लेने में समस्या होती है, जबकि आधे मरीजों में न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें भी आती हैं। साल 1998 और 99 में जब ये बीमारी फैली थी तो इस वायरस की चपेट में लगभग 265 लोग आ गए थे। अस्पतालों में भर्ती हुए इनमें से करीब 40% मरीज ऐसे थे जिन्हें गंभीर नर्वस बीमारी हुई थी और ये बच नहीं पाए थे। आमतौर पर ये वायरस इंसानों में इन्फेक्शन की चपेट में आने वाली चमगादड़ों, सूअरों या फिर दूसरे इंसानों से फैलता है। मलेशिया और सिंगापुर में इसके सूअरों के जरिए फैलने की जानकारी मिली थी, जबकि भारत और बांग्लादेश में इंसान से इंसान का संपर्क होने पर इसकी चपेट में आने का खतरा ज्यादा रहता है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज़।